हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मुगल काल से संबंधित एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये मुगल काल की पहली वीडियो है जिसमें हम मुगल काल के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में मुगलों का शासन किस आक्रमण के बाद शुरू हुआ? ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध, बी है तराइन का सेकंड युद्ध, या फिर सी है पानीपत प्रथम, या फिर डी है पानीपत का सेकंड युद्ध। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में ये युद्ध हुआ था और इसमें आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए कि ये युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने थी। यानी कि ये जो युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाबर और इब्राहिम के बीच ये युद्ध हुआ था। इब्राहिम, आपको पता होगा कि हमने ये सल्तनत काल में पढ़ा था, लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में बाबर को जीत हासिल हुई थी और इसी के बाद से भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए है तुर्की भाषा में, बी है फारसी भाषा में, सी है उर्दू भाषा में, या फिर डी है अरबी भाषा में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तुर्की भाषा में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है? पहली बात तो बाबर ने लिखी है और ये बाबर की आत्मकथा है और इसी को हम बाबरनामा भी कहते हैं। ठीक है, बाबरनामा। और ये किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और बनता है कि तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखी गई ये किताब है, इस किताब का फारसी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो फारसी अनुवाद किया था इसका उस अब्दुल अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, मतलब आजकल क्या होता है कि अब्दुल रहीम खान खाना का ही नाम इसमें बेसिकली लिया जाता है। वैसे इस किताब का फारसी अनुवाद करने में दो लोग थे। एक का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और दूसरा था पायंदा खां। ठीक है, एक तो आपने सुना ही होगा अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरा नाम था पायंदा पायंदा खां। ठीक है, लेकिन जो हमसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम हम अब्दुल रहीम खान खाना का नाम ही सुनते आए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, बाबर द्वारा लड़े गए सभी युद्धों का सही मिलान करें। ठीक है, तो इस साइड एक साइड हमें बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में बताया गया है और दूसरे साइड में मिलान करना है कि बाबर ने युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसके बारे में अभी हमने बात की थी कि यह युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जो कि लोदी वंश का आखिरी शासक था। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के खिलाफ 1527 में। ठीक है, 1527 में। चंदेरी का युद्ध मेदिनी रॉय को इसमें हराया गया था बाबर द्वारा 1528 में। घग्गर का युद्ध महमूद लोदी को हराया गया था 1529 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इसमें ये सभी युद्धों में बाबर को जीत हासिल हुई थी। ये हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था, जो मेवाड़ का एक शासक था, और इस युद्ध में भी बाबर को जीत हासिल हुई थी। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये मेदिनी रॉय के साथ था, और चौथा था घग्गर का युद्ध महमूद लोदी के साथ था।
ठीक है, तो ये जो युद्ध है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें से थोड़ा सा पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो आपको पता, अभी मैंने बताया है कि भारत में इसी युद्ध के बाद ये भारत में कब्जा हुआ, इसका भारत में आया, भारत में स्थापित हुआ मुगल वंश। खानवा युद्ध की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये राणा सांगा के खिलाफ हुआ था। और इस युद्ध में, ये युद्ध बहुत जरूरी था बाबर के लिए जीतना, क्योंकि राणा सांगा एक ऐसा शासक था, ये एक क्षेत्रीय शासक था पहली बात तो, लेकिन इसने केंद्रीय शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि राणा सांगा ने खतौली के एक युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक क्षेत्रीय शासक ने केंद्रीय शासक को हराया था। ठीक है, तो भारत में आने के लिए तो पानीपत का प्रथम युद्ध जरूरी था, लेकिन भारत में बने रहने के लिए खानवा का युद्ध यानी राणा सांगा को हराना बहुत जरूरी था। किसके लिए? बाबर के लिए। और बाबर ने हरा भी दिया था, और इसी युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। चंदेरी के युद्ध की बात करें तो इसमें मेदिनी रॉय को हराया था। ठीक है, और ये जो चंदेरी का युद्ध था, ये व्यापार और राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। घग्गर का जो युद्ध हुआ था, इसमें बिहार और बंगाल की जो अफगान सेना थी, वो संयुक्त सेना को इसने हराया था, और इनको लीड कर रहा था महमूद लोदी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध राणा सांगा, चंदेरी का युद्ध मेदिनी रॉय, घग्गर का युद्ध में महमूद लोदी को हराया था। यानी कि 4, 3, 2 और 1। अब ऑप्शन देखते हैं, तो 4, 3, 2, 1 किसे मिल रहा है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी में दक्षिण के किस शासक का उल्लेख किया गया है? ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, बहुत बार। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी, ठीक है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, और अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने इसे इसका ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि तुजुक ए बाबरी में दक्षिण के यानी दक्षिण भारत के किस शासक का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है हरिहर प्रथम, बी है बहमन शाह, सी है हसन गंगू, या फिर डी है कृष्णदेव राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो। कृष्णदेव राय की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये विजयनगर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतापी शासक थे। 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, और आपको पता होगा भारत में बाबर भी 1526 में आया और 1530 में उसकी मृत्यु होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समकालीन हो गए। ठीक है, तो तभी बाबर ने कृष्णदेव राय के बारे में बताया कि भैया दक्षिण में एक बहुत महान शासक है। ठीक है, जो एक छत्र शासक बोला गया था इसको, कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय की अगर हम बात करते हैं तो ये विजयनगर का एक शासक था, एक महत्वपूर्ण शासक थे विजयनगर के। ठीक है, विजयनगर में आपको पता होगा विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, और यहाँ पर 4 वंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, फिर था सालू, फिर था तुलु, और फिर था आरवीडू। ठीक है, कहां पर किया था? विजयनगर में। सबसे पहले संगम वंश था, फिर था सालू, सालू, सालू वो, फिर था तुलु, तुलु, और आखिरी था आरवीडू, आरवीडू। ठीक है, तो इसमें जो है तुलु वंश था ना, तुलु, इसी वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। और ये तुलु वंश के ही नहीं बल्कि विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का पहला शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, बी है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सी है मोहम्मद गौरी, या फिर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो दुनिया में सबसे पहले बादशाह, खुद को बादशाह कहने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद बाबर। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दुनिया में सबसे पहले खुद को सुल्तान किसने कहा था? तो वो था महमूद लोदी, सॉरी महमूद गजनवी। ठीक है, तो सबसे पहले सुल्तान खुद को घोषित किया था दुनिया में सबसे पहले महमूद लोदी ने, और बादशाह खुद को सबसे पहले किसने कहा था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। एक्चुअल में बाबर का नाम ना बाबर नहीं था, इसका नाम था खाली
जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इसका प्रारंभिक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन इसकी निर्भीकता की वजह से कहो, निडरता की वजह से और पराक्रमी की वजह से इसे बाबर नाम बोला गया और ये बाबर नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इसीलिए हम आजकल केवल बाबर नाम ही कहते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुलुगमा या फिर इसे कहीं पर तुगलमा भी कहते हैं, तो तुलुगमा आपको ज्यादा ध्यान रखना है, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है पानीपत प्रथम युद्ध, बी है खानवा का युद्ध, सी है चंदेरी का युद्ध या फिर डी है खग्गर का युद्ध। तो इन चारों में से बाबर ने कहां पर तुलुगमा पद्धति का युद्ध प्रयोग किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पानीपत प्रथम में। ठीक है, तो पानीपत प्रथम में बाबर ने सबसे पहले तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुलुगमा पद्धति क्या थी, अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो ये इसने उज्बेकों से सीखी थी, ठीक है। और इसमें होता था कि शत्रु को चारों ओर से घेर कर मारना, ठीक है। तो जैसे ही शत्रु सामने से हमला करेगा तो इसकी एक टुकड़ी होती थी, उस टुकड़ी का नाम ही तुलुगमा होता था। वो टुकड़ी साइड से जाकर के दोनों साइड से, मतलब कि साइड से भी और पीछे से भी शत्रु को घेर लेती थी और शत्रु पर टूट पड़ते थे। शत्रु को हराने का इनका एक नायाब तरीका था, ठीक है। इसी को कहते हैं तुलुगमा पद्धति। और इसी में जो पानीपत प्रथम युद्ध हुआ था, इसी में इसने उस्मानी पद्धति भी सीखी थी, इसका भी प्रयोग किया था, जो इसने उज्बेकों से सीखी थी। अब उस्मानी पद्धति क्या थी, तो उस्मानी पद्धति में ये क्या करता था बाबर, कि जो बैलगाड़ियां होती थी ना, उनको फ्रंट में रख देता था और उनके बीच में एक एक जगह पर तोप रखता था, ठीक है। और जो गाड़ियां होती थी वो घुड़सवारों को के अटैक से इनको बचाती थी, और जो तोप होते थे वो भी सुरक्षित रहते थे, ठीक है। और जो तोपची होता था वो उस गाड़ी के पीछे से मतलब आराम से हमला कर सकता था, किस पर, शत्रु की सेना पर। तो ये मतलब बाबर की रणनीति का एक हिस्सा था तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसका प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बाबर प्रारंभ में कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए है लाहौर का, बी है काबुल का, सी है दिल्ली का या फिर डी है फरगना का। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फरगना, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बाबर की अगर हम बात करते हैं ना, तो बाबर 1483 में इसका जन्म हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन, यानी 14 फरवरी को 1483 में इसका जन्म हुआ था फरगना में, ठीक है। तो फरगना में 12 वर्ष की उम्र में, केवल 12 वर्ष की उम्र में इसे गद्दी पर बैठा दिया गया था। तो क्षेत्रीय शासकों ने इस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद ही वहां से भागा, समरकंद पहुंचा, समरकंद पर कब्जा किया, समरकंद पर इसे मतलब समरकंद में जीत गया, लेकिन ये 8 से 9 महीने तक ही इसका कब्जा रह पाया वहां पर, फिर इसको वहां से भी भागना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद जो है भारत आया था। तो ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि प्रारंभ में बाबर फरगना का शासक था। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आक्रमण किया था या फिर किसने आक्रमण किया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। ऑप्शन ए है दौलत खां, बी है राणा सांगा, सी है आलम खां या फिर डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी लोग थे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। इसमें एक था पंजाब का शासक दौलत खां, इनको तो आप जानते हो, राणा सांगा मेवाड़ के शासक, और एक थे आलम खां, ठीक है। ये अफगानी थे और ये मतलब बिहार वाले क्षेत्र में थे। तो इन सभी लोगों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा और बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध के रूप में, ठीक है। तो इस युद्ध में राणा सांगा, देखो ये एक आपको जाना पहचाना नाम लग रहा है, यानी कि एक राजपूताना नाम है। तो भैया राणा सांगा ने क्यों आमंत्रित किया होगा, एक क्वेश्चन बनता है। तो राणा सांगा ने आक्रमण के लिए बाबर को भारत बुलाया, इसका मकसद था, जैसे आपको पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि 1398 में, ठीक है, 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। उसने आक्रमण किया, लूटा और वापस चले गया।
तो राणा सांगा को भी यही लगा कि भैया बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, लूटेगा और चले जाएगा, दिल्ली कमजोर होगी, हम शासन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाबर तो घर बसाने आया था। ठीक है, तो बाबर आया, बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, उसके बाद राणा सांगा को भी हराया खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो राणा सांगा ने भी इसे भारत आमंत्रित करने में मतलब आमंत्रित किया था। किसने? राणा सांगा ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार हमें लगता है कि ये एक राजपूताना शासक है, इसने ऐसा नहीं किया होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, आराम बाग आगरा का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, आराम एक बाग है, आराम बाग आगरा में है, बगीचा। तो इसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर या फिर डी है जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर। ठीक है, बाबर ने इसका निर्माण किया था। और इस आराम बाग को ना प्रारंभ में नूर ए अफगान कहते थे, नूर ए अफगान। ठीक है ना, नूर ए अफगान। क्या पता कभी पूछ ले, वैसे क्या ही पूछेगा, बस आपको ध्यान रखना है नूर ए अफगान। नूर मतलब होता है प्रकाश, अफगान का प्रकाश। पता नहीं उस बाग में कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो उसने अफगानी रूप से कुछ तो उसमें इसने प्रयोग किया होगा। ठीक है, तो आराम बाग आगरा में इसने बनाया था। किसने? बाबर ने। और बाबर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बाबर ने एक सिक्का चलाया था जो बहुत फेमस था। उस सिक्के का नाम था शाहरुख। ठीक है, तो बाबर ने एक सिक्का चलाया था, शाहरुखी सिक्का। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है कि मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी। ऑप्शन ए है तुर्की, बी है फारसी, सी है हिंदी या फिर डी है अरबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फारसी। तो मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बागवानी के विकास के लिए किस मुगल शासक को जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लो। ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है हुमायूं, सी है अकबर या फिर डी है बाबर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी बाबर। ठीक है, तो बागवानी के विकास अभी हमने पढ़ा, आराम बाग का इसने निर्माण किया था। और जब ये पानीपत में युद्ध हुआ था ना, तो उस जीत के बाद भी इसने पानीपत में भी एक बगीचे का निर्माण किया था। तो बागवानी के लिए जाना जाता है बाबर, इसे बागवानी बहुत पसंद थी। ठीक है ना, तो ये प्रश्न भी एक दो बार पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ज्यामिति विधि से बाग बगीचे मतलब ये बगीचे वगैरह लगाता था। तो ये मतलब बागवानी के लिए मुगल काल का केवल एक शासक जाना जाता है, वो है बाबर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लाहौर में, बी है आगरा में, सी है काबुल में या फिर डी है दिल्ली में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी काबुल। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। एक्चुअली बाबर जब मरा था ना, तो उसे आगरा में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, जो उसने खुद बनाया था। ठीक है, लेकिन जब उसकी किताब पढ़ी गई, जिस किताब का नाम था बाबरनामा, तो बाबरनामा में उसने जो है लिखा था कि भैया अगर मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल में दफना देना। तो तब उसे वहां से निकाला गया और उसके बाद उसे काबुल में दफनाया गया। तो उसकी दो कब्रें हैं, किसकी? बाबर की। एक तो यहाँ है आगरा में, दूसरी है काबुल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास से कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।